गुड मॉर्निंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस। बीआरएस का मतलब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले तो ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट्स नहीं है, ये कोई लेजर का पार्ट नहीं है, ये कोई ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है, एक प्लेन पेपर पे बनेगा और वो पेपर फाइल कर देंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट कौन बनाता है? ये स्टेटमेंट बैंक वाले नहीं बनाएंगे, ये स्टेटमेंट बिजनेसमैन बनाएगा। बिजनेसमैन एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट बनाने का पर्पज क्या है, या हम ये कह सकते हैं इस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर ये बीआरएस होता क्या है। ये स्टेटमेंट कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस, कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस, नॉट कैश कॉलम, नॉट डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस एंड पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए, मिलाने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए बनाते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन बनाता है टू रिकंसाइल करने के लिए, मिलाने के लिए, मैच करने के लिए, टैली करने के लिए। किसको मैच करना, किसको रिकंसाइल करना? बैलेंसेस को। किसको? बैलेंसेस को। कौन कौन से बैलेंसेस? एक तो पासबुक का बैलेंस। पासबुक का बैलेंस हम नहीं निकालेंगे। पासबुक का बैलेंस कौन निकालेंगे? बैंक वाले। पासबुक का बैलेंस एंड कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस। अगर 3 कॉलम कैश बुक मेंटेन है तो कैश बुक के कौन से कॉलम का? बैंक कॉलम का बैलेंस। इन दोनों बैलेंस को मिलाने के लिए, कई बार ये दोनों बैलेंस अलग अलग आ जाते हैं, तो उन दोनों बैलेंस को मिलाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब प्रश्न ये आता है कि कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस अलग अलग क्यों आता है? जो हमने लिखा वो तो बैंक वाले लिखेंगे, हमने डिपॉजिट कराया तो बैंक ने रिसीव किए। हमारी बुक में डेबिट आएगा तो उनकी बुक में क्रेडिट आएगा, पर सेम अमाउंट आना चाहिए। अलग कैसे? अमाउंट बैलेंस सेम आना चाहिए बट अलग आ जाता है। कई बार क्यों आता है? कभी कैश बुक में एंट्री हो गई लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई, और कभी ऐसा हुआ कि पासबुक में एंट्री हो गई लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। किसी पर्टिकुलर डेट को, कोई भी डेट, 15 जनवरी या 31 जनवरी या और कोई डेट, कोई जरूरी नहीं ईयर एंड या मंथ एंड हो, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को पासबुक का बैलेंस एंड कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग बैलेंस आ रहा है, तो उन बैलेंस को मिलाने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर मैक्सिमम स्टूडेंट के 11th-12th में किया हुआ है। अब इसमें मेन पॉइंट होता है ऐड करना या लेस करना। की पॉइंट यही है कि ऐड करना या लेस करना। अब इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं। कोई प्लस माइनस तरीके से करता है, कोई फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस लेके करता है, ऐड लेस रूल के अनुसार करता है, कोई और किसी तरीके से करता है। कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से करो आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं जो कराऊंगा वो कराऊंगा रूल के अनुसार। रूल फर्स्ट में क्या होगा एंड रूल सेकंड में क्या होगा, उसके अनुसार मैं कराऊंगा। अब किसी के आपके अलग तरीके से किया हुआ है और आपको कॉन्फिडेंस है पूरा कि मैं उस अलग तरीके से 100% सारे क्वेश्चन सही कर लूंगा, तो कंटिन्यू करो, कोई तकलीफ नहीं है। बट मेरे से पूरा समझना है तो फिर मैं तो एक ही तरीका रखूंगा, बार बार तरीका चेंज नहीं करूंगा मैं, आधा इस तरीके से आधा इस तरीके से। यू गेट कन्फ्यूज, आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। मैं रूल से कराऊंगा, रूल फर्स्ट एंड रूल सेकंड क्या होते हैं अभी बताऊंगा मैं। अगर पहले का किया हुआ है बट कुछ कन्फ्यूजन है और पहले वाला नहीं देखना चाहते हो,
थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन तो बेटर रहेगा, पहले वाला भूल जाओ आप, सब कुछ नए सिरे से जैसा मैं कराता हूँ वैसा करते रहो। क्वेश्चन कराऊंगा मैं, रूल भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी करूंगा, डोंट वरी, सब कुछ होगा। लेकिन कोई स्टूडेंट मेरा तरीका भी चालू रखता है, पुराना तरीका भी चालू रखता है, आधे में नया डालता है, मेरा वाला तरीका आधे में पुराना वाला खुद का यूज करता है, और फिर आगे जाके कंफ्यूजन होता है, सर अब आप रास्ता बताओ। वो पॉसिबल नहीं होगा। आप अपने तरीके से करोगे, कंटिन्यू अपने तरीके से सारे क्वेश्चन कर लो, फिर मैं नहीं बताऊंगा उसमें। और या फिर आप अपना तरीका छोड़ दो, जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, और कोई भी डाउट वगैरह होगा तो मैं आराम से बता पाऊंगा। चलो निकालिए नोट्स। चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? वेरी सिंपल। BRS इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ये BRS एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पर्टिकुलर डेट को बनाया जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिकंसाइल एंड एक्सप्लेन, रिकंसाइल करो एंड एक्सप्लेन करो द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड एज पर बैंक पासबुक और ए बैंक स्टेटमेंट। पासबुक का ही दूसरा नाम होता है बैंक स्टेटमेंट। पासबुक का दूसरा नाम क्या है? बैंक स्टेटमेंट। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। तो एक तो बैलेंस किसका? बैंक बैलेंस। एक तो पासबुक का, और दूसरा किसका? दूसरा कैश बुक। कैश बुक के कौन से कॉलम का? बैंक कॉलम का। एक तो बैंक की जो पासबुक है वो, अर्थात बैंक स्टेटमेंट। जब सेविंग अकाउंट होता है तो पासबुक मिलती है, और करंट अकाउंट होता है तो बैंक स्टेटमेंट मिलता है। एक ही बात है, पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट दोनों को एक ही माने, सिनोनिमस, पर्यायवाची माने। तो एक तो पासबुक का बैलेंस और दूसरा कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस। इन दोनों बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए और उन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है उन डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, किन किन कारण से डिफरेंस आ रहा है उन सब कॉजेस को एक्सप्लेन करने के लिए एंड रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे। एक पर्टिकुलर डेट को एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उसी स्टेटमेंट को BRS कहते हैं। नेक्स्ट, strictly speaking, there should be no difference between the balance shown by passbook / bank statement and the cash book। वैसे तो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बट फिर भी डिफरेंस होता है कई बार। दिस इज सो हाउएवर ऑन ए पर्टिकुलर डेट इट इज पॉसिबल दैट सम एंट्रीज मे हैव बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन द पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, एंड वाइस वर्सा। किसी एक पर्टिकुलर डेट को ये हो सकता है कि कुछ एंट्रीज कैश बुक में तो हो गई लेकिन पासबुक में नहीं हुई, या वाइस वर्सा, अर्थात पासबुक में हो गई लेकिन कैश बुक में नहीं हुई। कैश बुक में एंट्री हो चुकी है लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई, तो क्या कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम आएगा? क्या नहीं आएगा। मान लो कैश बुक में एंट्री नहीं हुई एंड पासबुक में एंट्री हो गई, तो क्या कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस सेम आएगा? क्या नहीं आएगा। हाँ, अगर कैश बुक में भी सही एंट्री सही अमाउंट से हो चुकी है एंड पासबुक में भी एंट्री हो चुकी है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कैश बुक में एंट्री नहीं हुई एंड पासबुक में भी कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कब आता है? कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस कब आता है? जब किसी एक बुक में एंट्री हो चुकी है और दूसरी बुक में एंट्री नहीं हुई तो डिफरेंस आता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। एज ए रिजल्ट, इस कारण से द कैश बुक एंड पासबुक / बैंक स्टेटमेंट में शो डिफरेंट बैलेंस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट को डिफरेंट बैलेंस आ सकता है क्योंकि एक बुक में एंट्री हुई और दूसरी बुक में एंट्री नहीं हुई। द डिफरेंस में अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ मैनी रीजन। कई कारण से डिफरेंस आ सकता है, नेमली चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड,
चेक इश्यू किया, कैश बुक में एंट्री हो गई, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, पासबुक में एंट्री नहीं हुई। चेक पेड इनटू बैंक, चेक बैंक में डिपॉजिट कराया बट क्लियर नहीं हुआ। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाई बैंक, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यहाँ लिखा हुआ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, बट कोई जरूरी नहीं है कि ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ या ईच वीक या एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, कभी भी एट द एंड ऑफ ईच मंथ या ईच वीक या ईच क्वार्टर, द बैलेंस, द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड दैट एज पर पासबुक ऑब्लिक बैंक स्टेटमेंट शुड बी कंपेयर्ड। जनरली हर मंथ के एंड में हम कंपेयर करते हैं कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस, और अगर दोनों एग्री नहीं हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट है, डिफरेंस है, दिस बैलेंस शुड बी रिकनसाइल्ड, तो इन बैलेंस को रिकनसाइल करेंगे, इसका मिलान करेंगे, स्टेटिंग एग्जैक्ट रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट, और उस स्टेटमेंट में बताएंगे कि किस किस कारण से डिफरेंस आ रहा है। द रिकनसिलेशन इज मेड इन स्टेटमेंट, ये जो रिकनसिलेशन होता है कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस का जो रिकनसिलेशन होता है, जो मिलान होता है, वो एक स्टेटमेंट के रूप में बनाते हैं, और उसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, बीआरएस। क्या कहेंगे इसको, बीआरएस। कंप्लीट। बी है कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेज ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, चेक इश्यूड, चेक इश्यूड, चेक हमने इश्यू कर दिया बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। देखिए, एक है कैश बुक, एक तो क्या है कैश बुक। कैश बुक में एंट्री हम करते हैं, बिजनेसमैन एंट्री करता है, एंड पासबुक में एंट्री बैंक वाले करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखिए, जब हमने चेक इश्यू किया तो एंट्री हो चुकी है किसमें, कैश बुक में। कैश बुक में तो एंट्री हो चुकी है, चेक इश्यू किया कस्टमर को, चेक इश्यू किया मान लो एक्सपेंसेस के लिए, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लो चेक इश्यू किया सप्लायर को अर्थात क्रेडिटर को, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन सामने वाले ने बैंक से अभी तक पेमेंट नहीं लिया, तो पासबुक में एंट्री नहीं हुई। फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री कैश बुक में हो चुकी है, लेकिन पासबुक में नहीं हुई। सेकंड, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। चेक पेड इनटू बैंक, या फिर चेक डिपॉजिटेड, या फिर चेक सेंट फॉर कलेक्शन, इन तीनों का सेम मीनिंग होता है। वापस ध्यान दें, चेक पेड इनटू बैंक या फिर चेक डिपॉजिटेड या फिर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक ही बात है। या फिर चेक सेंट फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजा, बट नॉट येट क्लियर्ड, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। बट नॉट येट क्लियर्ड या बट नॉट येट कलेक्टेड या बट नॉट येट क्रेडिटेड, एक ही बात है। क्लियर्ड बट नॉट येट क्लियर्ड, या क्रेडिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, या कलेक्टेड बट नॉट येट कलेक्टेड, एक ही बात है। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कैश बुक में एंट्री कर ली, लेकिन उस चेक का अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ, तो वो पासबुक में एंट्री नहीं हुई। देखिए, चेक जो क्लियर होता है वो कैसे होता है। मान लो आपने मेरे को एक चेक दिया, आप मिस्टर एक्स हैं और मैं बी आर जैन, आपने फीस के लिए मेरे को एक चेक दिया, मैंने चेक मेरे बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। लेट मेरी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, मेरा अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक, तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक में डिपॉजिट करा दिया। लेकिन आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में नहीं है, आपका अकाउंट मान लो आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब आपने चेक मेरे को दिया, मैंने पंजाब नेशनल बैंक में डिपॉजिट करा दिया, वो चेक आज का आज डिपॉजिट नहीं होगा मेरे अकाउंट में, वो मेरे अकाउंट से जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक से जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वहाँ एसबीआई से जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में देखेंगे कि आपके सिग्नेचर बराबर है या नहीं, और आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं, और भी कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। मेन पॉइंट ये सिग्नेचर एंड बैलेंस।
आपके अकाउंट में बैलेंस भी है और आपके सिग्नेचर भी सही है, तो वो चेक क्लियर होगा। वो चेक क्लियर होकर वापस इन्फॉर्मेशन आएगी एसबीआई, और एसबीआई से वापस इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे पंजाब नेशनल बैंक, तब जाके मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। मैंने तो आज ही एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस या बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई। मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया पंजाब नेशनल बैंक, वहाँ से गया एसबीआई, वहाँ से आगे जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लियर होकर वापस आएगा एसबीआई, और एसबीआई से वापस इंफॉर्मेशन आएगी पंजाब नेशनल बैंक, तब जाके मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। इट टेक्स टाइम। तो कई बार ऐसा होता है कि कैश बुक में तो मैंने एंट्री कर दी, लेकिन पासबुक में वो अभी तक कलेक्शन नहीं आया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया। ये इंटरेस्ट की एंट्री, चार्जेस की एंट्री ये बैंक वाले ही करते हैं, उसको देख के हम कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया तो एंट्री पासबुक में हो गई, लेकिन कैश बुक में नहीं हुई। इसी तरह इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक। बैंक ने ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज किया, या बैंक ने बैंक चार्जेज या और कोई चार्जेज हमारे ऊपर चार्ज किए, तो एंट्री कहाँ हुई? पासबुक में। कहाँ नहीं हुई? कैश बुक में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक हमारा एजेंट होता है, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट करता है, तो कलेक्ट करके पासबुक में डिपॉजिट हो गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। बैंक हमारा एजेंट है, हमारे बिहाफ पे बैंक पेमेंट करता है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया, उसके अलावा और कोई टेलीफोन बिल का, लाइट बिल का बैंक वालों ने पेमेंट कर दिया, तो एंट्री पासबुक में हो गई, लेकिन हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय ए कस्टमर। हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, तो पासबुक में एंट्री हो गई, लेकिन हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो कैश बुक में नहीं हुई। डिसऑनर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। बिल हमारे को रिसीव हुआ बीआर, वो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवा दिया, आगे जाके वो बिल डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की एंट्री पासबुक में हो गई, लेकिन हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो हमने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। हमारा कस्टमर नहीं, बैंक का कस्टमर, अर्थात हम, हमारे बिहाफ पर बैंक ने बिल का कलेक्शन किया, और बिल का कलेक्शन करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, लेकिन हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। एन एरर कमिटेड बाय बैंक। बैंक ने कोई एरर की, तो वो एरर पासबुक में है, कैश बुक में नहीं। एन एरर कमिटेड इन द कैश बुक। वो कैश बुक में एरर है, लेकिन वो एरर पासबुक में नहीं। कुल मिलाकर ये हुआ कि ये सारे कॉजेज ऐसे हैं, ये सारे रीजन्स ऐसे हैं, जिस कारण से किसी एक बुक में एंट्री हुई और दूसरी बुक में ऐसी की ऐसी एंट्री नहीं हुई। इसी कारण से बैलेंस में डिफरेंस आता है। इसी कारण से पासबुक का बैलेंस एंड कैश बुक के बैंक बैलेंस में क्या आता है? डिफरेंस। कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस समझने के लिए। बैलेंस दो तरह का होता है, या तो होता है डिपॉजिट या होता है ओवरड्राफ्ट। अगर डिपॉजिट है, अगर बैंक में पैसे जमा हैं, डिपॉजिट है, तो कैश बुक का बैलेंस कैसा रहेगा? डेबिट। क्यों? वेरी सिंपल, हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, क्या एंट्री की? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। बैलेंस कैसा आएगा? डेबिट। लेकिन पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, पासबुक सेविंग अकाउंट के लिए होती है, बैंक स्टेटमेंट करंट अकाउंट के लिए होता है। लेकिन ये पासबुक या बैंक स्टेटमेंट किसका रिकॉर्ड है? ये बैंक का रिकॉर्ड है। दोनों को एक ही मानना है, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक का रिकॉर्ड है, बैंक वालों की बुक्स में। हमने डिपॉजिट कराए, बैंक वालों ने क्या किए? रिसीव। बैंक वाले क्या एंट्री करेंगे? बैंक वाले एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर को क्या? क्रेडिट। कस्टमर को क्या किया? क्रेडिट। कैश बुक का डेबिट यानी पासबुक का क्रेडिट। इस सम डिपॉजिट को कह सकते हैं फेवरेबल। डिपॉजिट को क्या कह सकते हैं? फेवरेबल बैलेंस। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल। ओवरड्राफ्ट या इसको कहते हैं अनफेवरेबल। कैश बुक के अनुसार बैलेंस होगा क्रेडिट। कैसे? हमने ओवरड्राफ्ट लिया, बैंक से उधार लिए, तो क्या एंट्री हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक।
बैंक को क्या किया, क्रेडिट, तो बैंक बैलेंस कैसा आ गया, क्रेडिट। लेकिन बैंक वालों ने हमारे को पैसे उधार दिए, तो बैंक वालों ने क्या एंट्री की, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश, कस्टमर को डेबिट किया तो बैलेंस पासबुक में कैसा हुआ, डेबिट। पासबुक क्या है, बैंक की बुक में हमारा अकाउंट, बैंक की बुक में उसके कस्टमर का अर्थात हमारा अकाउंट। हमने ओवरड्राफ्ट लिया, बैंक वालों ने दिया, बैंक वालों ने हमारे को पैसे उधार दिए, तो बैंक वालों ने एंट्री की कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश, कस्टमर अकाउंट डेबिट, तो बैलेंस कैसा हो गया, डेबिट। ये पॉइंट आप अच्छी तरह से समझना, एक बार नहीं 3 बार रिवाइज कर लेना। अगर आपको यही नहीं पता कि डिपॉजिट बैलेंस क्या होता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस कब होता है, क्रेडिट बैलेंस कब होता है, कैश बुक में क्या होता है, पासबुक में क्या होता है, अगर आपको डेबिट क्रेडिट का नॉलेज नहीं है, अगर आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस, अगर ये चीज़ में आपके कंफ्यूजन है तो आगे जीरो, एक भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा, कितनी कोशिश कर लो। आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं और आप सोचो कि सेंटेंस बन जावे, मैं सेंटेंस लिख लूँ, अरे बेटा ABCD नहीं आती तेरे को, तो कैसे लिखेगा, पहले ये ABCD सीख, बैलेंसेस क्या होता है, उसके बाद में स्पेलिंग्स वगैरह जो होगी वो देखेंगे, वर्ड्स की स्पेलिंग, और उसके बाद में सेंटेंस की बात आती है। तो ये तो बेसिक नॉलेज है, इसको आप अच्छी तरह से एक बार नहीं 3 बार रिवाइज कर लें। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि BRS के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके हैं, मैं कराऊंगा रूल के अनुसार। किसके अनुसार, रूल के अनुसार। ये मैं रूल आपको बता रहा हूं और ये रूल आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, थोड़ी देर के लिए, धीरे धीरे समझ में आएंगे। रूल, इफ वी टेक बैलेंस एज पर कैश बुक, इफ वी टेक बैलेंस एज पर कैश बुक, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हैं और हम क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक का बैलेंस लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो रूल फर्स्ट कब अप्लाई होगा, इफ द ट्रांजैक्शन has been entered in the कैश बुक। दो रूल है, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड। फर्स्ट रूल कब अप्लाई करना है, जब उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हो चुका है किसमें, कैश बुक में। इफ द ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, ट्रांजैक्शन की एंट्री हो चुकी है किसमें, कैश बुक में। तो सी व्हाट वाज द इफेक्ट, सी व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द बैलेंस। जो कैश बुक का बैलेंस लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ था, क्या इफेक्ट हुआ था, मतलब ऐड हो गया था या लेस हो गया था, इंक्रीज हो गया था या डिक्रीज हो गया था। जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया तो कैश बुक पे क्या इफेक्ट हुआ था, बैलेंस इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था। गिव रिवर्स इफेक्ट, गिव रिवर्स इफेक्ट। रिवर्स का मतलब पहले ऐड हो गया था तो अब लेस कर दो, और पहले लेस हो गया था तो अब ऐड कर दो। रूल फर्स्ट कंप्लीट। अब आता है रूल सेकंड। रूल सेकंड है, इफ द ट्रांजैक्शन has not been entered, if the transaction has not been entered in the cash book, if the transaction has not been entered in the cash book, first था has been entered in the cash book, तो सेकंड क्या है, has not been entered in the cash book। हमने बैलेंस कैश बुक का लिया तो कैश बुक के अनुसार ही चलो कि कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, रूल फर्स्ट। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, रूल सेकंड। रूल सेकंड, सी what will be effect, see what will be effect of the transaction, see what will be effect of the transaction on the balance,
सी व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन द बैलेंस। भाई अभी कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है, ये नॉट रिकॉर्डेड। अब हम जब कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, या तो ऐड हो जाएगा या लेस हो जाएगा। गिव सेम इफेक्ट, गिव सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट देना है। ऐड होगा तो ऐड कर दो और लेस होगा तो लेस कर दो। कंप्लीट। अब किसी किसी की प्रॉब्लम होती है, सर डाउट, अरे भाई क्या डाउट, सर ये आपने कराया कैश बुक का, अगर क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया हो तो क्या होगा। बेटा सब्र रख, पहले ये रूल कर ले, उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस कर ले, 5-7 क्वेश्चन कर ले, उसके बाद में पासबुक। बेटा सुबह का खाना खा ले, शाम के लिए थोड़ा वेट कर, थोड़ा इंतजार कर, हो जाएगा वो। पहले ये समझ ले, तो इसके अंदर वो मिक्स करेगा तो ये और वो दोनों समझ में नहीं आएगा। फिर आराम से कहना सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। बेटा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ बट आप सही तरीके से पढ़ो। यस, ध्यान दो वापस रूल की तरफ, रूल की तरफ अच्छी तरह ध्यान दो, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ वी टेक बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कैश बुक का बैलेंस लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर पासबुक का लेके करें तो क्या होगा, कीप इट पेंडिंग, इसको पॉइंट को पेंडिंग रखो, बाद में देखेंगे। हमने कैश बुक का बैलेंस लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो रूल फर्स्ट है कि अगर ट्रांजेक्शन की एंट्री कैश बुक में हो चुकी है, पढ़ो लिखा हुआ है, पढ़ लो बेटा अच्छी तरह से। इफ द ट्रांजेक्शन हैज बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्री होगी तो देख लो, सी व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द बैलेंस, जब रिकॉर्ड किया, जब एंट्री हुई तो क्या प्रभाव पड़ा था, व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या हुआ था, ऐड हुआ था या लेस हुआ था। गिव द रिवर्स, पहले ऐड हो गया था तो अब लेस कर दो, और पहले लेस हुआ था तो अब ऐड कर दो। ये रूल फर्स्ट। रूल सेकंड, फर्स्ट रूल कब लगा था, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है तो सेकंड रूल कब लगेगा, जब ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। सर क्या पासबुक का करें तो, अरे पासबुक का नहीं करना है बेटा, बैलेंस कैश बुक का लिया तो कैश बुक के अनुसार चलो कि कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। रिकॉर्ड हुआ फर्स्ट रूल, रिकॉर्ड नहीं हुआ सेकंड रूल। रूल सेकंड, इफ द ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो सी व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन द बैलेंस। जब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस पर क्या इफेक्ट होगा, गिव द सेम इफेक्ट। जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, ऐड होगा तो ऐड कर दो, लेस होगा तो लेस कर दो। रूल कंप्लीट। इन रूल को एक बार लिख लो आप अच्छी तरह से, जिससे कि आगे प्रॉब्लम नहीं हो। कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दीबाजी करता है, उनको बहुत जल्दी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, बेसिक कंसेप्ट की तरफ पूरा ध्यान नहीं देता है, आधा अधूरा समझता है और क्वेश्चन की जल्दीबाजी करता है और आगे जाके बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। इसके लिए बेटर है स्टार्टिंग में स्पीड स्लो रखें, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करें। अब इसका शॉर्टकट बताता हूं मैं। बैलेंस किसका लिया हुआ है, कैश बुक का। क्वेश्चन में बैलेंस किसका गिवन है, कैश बुक का। रूल फर्स्ट कब अप्लाई होता है, जब कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ। कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ तो देखना है कि व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या हुआ था, जो हुआ था उसका रिवर्स कर दो, जो हुआ था उसका क्या कर दो, रिवर्स। ऐड हुआ था तो लेस हुआ तो ऐड। अब रूल सेकंड बहुत सिंपल हो गया। फर्स्ट रूल था कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है तो, सेकंड रूल क्या होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो। अब व्हाट विल बी, देखो पहले था वॉच फर्स्ट रूल में क्या हुआ था, अब व्हाट विल बी कब, जब हम रिकॉर्ड करेंगे, जब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे वैसा का वैसा, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा, गिव द सेम, ऐड होगा तो ऐड कर दो एंड लेस होगा तो लेस कर दो। कंप्लीट। ये रूल कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट, बुक्स ऑफ के बाद में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एज ऑन, कौन सी डेट को बना रहे हो वो वाली डेट, एंड उसके बाद में बैलेंस। एक स्टेटमेंट है, बैलेंस एज पर जो भी बुक है, कैश बुक है, पासबुक, लेट कैश बुक है तो डेबिट है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद में कुछ पॉइंट ऐड होंगे, 1 2 3 जितने भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
ये ऐड के आगे। उसके बाद में कुछ पॉइंट लेस के होंगे, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 4-5 भी हो सकते हैं, जो भी लेस के आइटम है। ये लेस के आइटम पहले ऐड कर दिया था, ये बैलेंस आ गया, फिर अब ये लेस कर दिया, ये आ गया, एंड लास्ट में आ जाएगा बैलेंस एज पर पास बुक। फॉर्मेट में कुछ ज़्यादा है ही नहीं, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है डिसीजन। लिखने में भले जल्दी करें आप, लेकिन डिसीजन लेने में जल्दीबाजी नहीं करें। अगर डिसीजन कहीं गलत हो गया तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मान लो यहाँ कैश बुक का बैलेंस डेबिट था, तो लास्ट में पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट होगा, एंड वाइस वर्सा। अर्थात कैश बुक का क्रेडिट था तो पासबुक का क्या होगा, डेबिट। लेकिन कभी कभी ये डेबिट है, यहाँ पर भी डेबिट आ जाता है, ऊपर भी डेबिट कैश बुक का और नीचे भी पासबुक का डेबिट। ऐसा कब होता है, जब यहाँ माइनस में आ जाता है। मान लो यहाँ पे 50,000 थे, फिर ऐड किए 1 लाख, तो ये आगे 1,50,000। अब 1,50,000 में से मान लो माइनस करने 2,25,000। अब 2,25,000 माइनस करोगे तो 75,000 माइनस के आ जाएंगे। अब माइनस की बजाय ये जो डेबिट बैलेंस था, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। अदरवाइज तो ऊपर डेबिट है, एक बुक का डेबिट है तो दूसरे का क्या होगा, क्रेडिट होगा। चलो ये आगे की बातें आगे कहीं कहीं क्वेश्चन में आ ही जाएगा। अब फिलहाल करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में BRS डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस 1500। एक बात बताओ, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डिपॉजिट, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट है। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट कराया तो कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, और कैश बुक में एंट्री हो चुकी है तो रूल फर्स्ट कहता था व्हाट वाज द इफेक्ट एंड गिव द रिवर्स इफेक्ट। देखिए, बैंक में डिपॉजिट है, बैंक में क्या है, डिपॉजिट है, और आपने चेक डिपॉजिट कराया, बैंक में डिपॉजिट है, हमने भी चेक डिपॉजिट कराया, तो क्या हुआ था, इंक्रीज हो गया था। क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था बैलेंस। गिव रिवर्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड ₹100। नेक्स्ट, सी पॉइंट। अगर ये पॉइंट भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर सब्र रखो। ये पॉइंट कम से कम 5 बार रिपीट होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यू किया तो कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। रूल फर्स्ट, व्हाट वाज द इफेक्ट, गिव द रिवर्स इफेक्ट। हमारे बैंक में डिपॉजिट है और हमने चेक इश्यू किए, बैंक में रुपए जमा पड़े और हमने चेक दिए कि ये लो किराए का चेक, ये लो लाइट बिल का चेक, ये लो टेलीफोन बिल का चेक, तो क्या हुआ था, बैलेंस कम हो गया था, डिपॉजिट हमारा कम हो गया था। गिव द रिवर्स, रिवर्स क्या करोगे, ऐड, रिवर्स क्या करोगे, ऐड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड ₹150। ये सी पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है डी पॉइंट। डी पॉइंट में कह रहा है बैंक इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, तो ये एंट्री कहाँ पर हो गई, ये एंट्री पासबुक में हुई, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, रूल सेकंड क्या था, व्हाट विल बी द इफेक्ट एंड गिव द सेम इफेक्ट, गिव द सेम। ध्यान रहे, हमारे बैंक में डिपॉजिट है, हमारे बैंक में क्या है, डिपॉजिट है, और ये इंटरेस्ट का अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर रही है, ये इंटरेस्ट का पैसा, ये इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, तो क्या इफेक्ट होगा, डिपॉजिट इंक्रीज हो जाएगा। पहले से डिपॉजिट पड़ा है, बैंक का इंटरेस्ट और अलाउ हुआ, उसकी एंट्री करोगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। गिव द सेम, ऐड करेंगे, क्या करेंगे,
ऐड करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 20, 150 प्लस 20 170, 170 ऐड किया तो 1670, फिर माइनस का 100, 100 माइनस के किए तो आ गया 1570। स्टार्ट में था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पर था डेबिट, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन। हो सकता है स्टार्टिंग में किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, रूल पूरा समझ में नहीं आया हो सकता है मे बी, बट इजी क्वेश्चन और भी बहुत सारे लिए हुए हैं। 2-3 और इजी क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट लाइन में कह रहा है फाइंड बाय मीन्स ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट द बैलेंस शोन इन द पासबुक। पासबुक का बैलेंस निकालना है। BRS एज ऑन 31 मार्च 1989। ऑन 31 मार्च 1989 कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट। कैश बुक के अनुसार क्या है, ओवरड्राफ्ट है एज कैश एट बैंक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए जब डिपॉजिट होता है तो कैश बुक का बैलेंस डेबिट, और ओवरड्राफ्ट होता है तो कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट। ये क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बट द पासबुक मेड अप टू द सेम डेट showed that check for ₹460 had not been presented for payment। चेक 460 का had not been presented यानी चेक issued but not presented। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पर बैलेंस कैश बुक का है, तो हमारे को ये देखना ये कैश बुक में एंट्री हुई या नहीं हुई। बताइए कैश बुक में एंट्री हुई कि नहीं हुई। ये एंट्री कैश बुक में हो चुकी है। चेक इश्यू किया हरी को तो हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक इश्यू किया सैलरी का तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक इश्यू किया सप्लायर को तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश बुक में एंट्री हो चुकी है तो रूल फर्स्ट कहता था व्हाट वाज द इफेक्ट एंड गिव द रिवर्स। व्हाट वाज द इफेक्ट एंड गिव द रिवर्स। बैंक में पहले से ही ओवरड्राफ्ट है, बैंक में पहले से क्या है, ओवरड्राफ्ट, और हमने चेक इश्यू किया हरी को, ये भाई ले बैंक से पैसे ले ले। तो हमने चेक इश्यू किया और उसका रिकॉर्ड किया तो ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, इंक्रीज। पहले से ही ओवरड्राफ्ट है और हमने और पेमेंट किया चेक से तो ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया। अब रिवर्स यानी लेस करेंगे, ये लेस करेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड ₹460। एक और पॉइंट है, ऑल्सो चेक ऑफ ₹410 पेड इनटू अकाउंट हैज नॉट बीन क्लियर। चेक पेड इनटू अकाउंट यानी डिपॉजिट कराया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पर बैलेंस कैश बुक का है तो हमारे को देखना कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। इस ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं तो रूल फर्स्ट के अनुसार व्हाट वाज द इफेक्ट एंड गिव द रिवर्स इफेक्ट। अब देखिए बैंक में क्या है, ओवरड्राफ्ट, और हमने चेक डिपॉजिट कराया। बैंक में ओवरड्राफ्ट है बट हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, चेक डिपॉजिट कराया तो ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो गया था। ओवरड्राफ्ट क्या हो गया था, डिक्रीज। अब रिवर्स क्या करोगे, ऐड। ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो गया था, गिव द रिवर्स, ऐड करेंगे चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड ₹410। ये 410 ऐड किया तो आगे 1910 एंड 1910 में से ये 460 लेस करेंगे। 1910 माइनस 460 इक्वल टू 1450। स्टार्ट किया था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो अब हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक।
और यहाँ पे क्रेडिट था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट। इस तरह से क्वेश्चन 2 कंप्लीट। रूल को थोड़ा दिमाग में सेट करना है। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसेट इन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए की पासबुक का बैलेंस निकालना है एज ऑन 31 दिसंबर 91। तो बुक्स ऑफ ए, DRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 91। उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है तो कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट होगा। कैसा होगा, क्रेडिट। सेकंड पॉइंट बैंक चार्जेस 30 डेबिटेड इन पासबुक। ये एंट्री कहाँ हुई, पासबुक में। हमारे यहाँ तो बैलेंस कैश बुक का है तो हम देखें कैश बुक में रिकॉर्ड, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। रूल सेकंड था व्हाट विल बी द इफेक्ट एंड गिव द सेम इफेक्ट। व्हाट विल बी द इफेक्ट एंड गिव द सेम इफेक्ट। अब देखिए ये बैंक में क्या है, ओवरड्राफ्ट। बैंक में क्या है, ये ओवरड्राफ्ट है और ये बैंक चार्जेस लग जाएंगे। बैंक में पहले से ही ओवरड्राफ्ट है एंड बैंक चार्जेस लग जाएंगे तो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। गिव द सेम, ऐड करेंगे। गिव द सेम क्या करेंगे, ऐड। पॉइंट नंबर 2 एग्जाम में आप पूरा लिखोगे बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, या मैंने शॉर्टकट कर दिया पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 91 रुपीज 160 एंटर्ड इन द पासबुक। ये भी सेम सिमिलरली है, बैंक चार्जेस भी चार्ज हुए और इंटरेस्ट भी क्या हुआ, चार्ज हुआ, तो ये भी ऐड होगा 160। फिर भी इस पॉइंट को अगर वापस समझना है तो ध्यान दीजिए आप। थर्ड पॉइंट में था इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ। इसकी एंट्री कहाँ हुई, पासबुक में। लेकिन हमारे बैलेंस तो किसका है, कैश बुक का है, तो हमारे को देखना है कि कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रूल सेकंड था व्हाट विल बी द इफेक्ट एंड गिव द सेम इफेक्ट। व्हाट विल बी द इफेक्ट एंड गिव द सेम इफेक्ट। बैंक में क्या है, ओवरड्राफ्ट, और ये इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा तो ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो जाएगा। गिव द सेम इफेक्ट ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड। थर्ड पॉइंट कंप्लीट। फोर्थ में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट कर दिया बैंक ने एंड पासबुक में एंट्री हो गई, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो रूल सेकंड व्हाट विल बी द इफेक्ट एंड गिव द सेम इफेक्ट। बैंक में क्या है, ओवरड्राफ्ट। बैंक में क्या है, ओवरड्राफ्ट, और ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट हमारे डिपॉजिट हो जाएगा तो ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो जाएगा। बैंक में ओवरड्राफ्ट है पर इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट का पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा तो ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो जाएगा। गिव द सेम इफेक्ट लेस करेंगे, क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये फोर्थ वाला पॉइंट हम लेस करेंगे। आप एग्जाम में पूरा लिखोगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ₹1200। लास्ट फिफ्थ पॉइंट अमाउंट डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, कस्टमर ने डिपॉजिट करा दिया हमारे अकाउंट में बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसीलिए रूल सेकंड व्हाट विल बी द इफेक्ट, गिव द सेम इफेक्ट। हमारे कैश बुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट है, हमारे कैश बुक के अनुसार क्या है, ओवरड्राफ्ट है, और ये कस्टमर के जो पैसे आए वो डिपॉजिट हो जाएंगे, तो जो कस्टमर के पैसे आए वो डिपॉजिट हो जाएंगे तो ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। गिव द सेम इफेक्ट लेस करेंगे। गिव द सेम इफेक्ट क्या करेंगे, लेस करेंगे। ऐड के दो आइटम सेकंड थर्ड, 30 + 160 190। 6340 में 19 ऐड कर दो। 6340 + 190 इक्वल टू 6530। लेस का अमाउंट 2200 और उसमें से 2200 लेस कर दो तो आंसर 4330। आंसर 4330। हेडिंग में स्टार्टिंग में था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ये था क्रेडिट
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट। इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक शुड बी, पासबुक का बैलेंस क्या होना चाहिए। अब पासबुक का बैलेंस निकालना है तो कैश बुक ऑफ एबीसी एंटरप्राइजेज है, बुक्स ऑफ एबीसी एंटरप्राइजेज, बुक्स ऑफ एबीसी एंटरप्राइजेज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2006 एंड बैलेंस एज पर। अब देखिए आप बैलेंस एज पर, बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ एबीसी एंटरप्राइजेज ऑन 31st March 2006 इज 1500। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 1500, लेकिन ये नहीं कहा हुआ है कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये डिपॉजिट है या ओवरड्राफ्ट है, कुछ नहीं कहा हुआ है। तो डिपॉजिट माना है, क्या माना है, डिपॉजिट। डिपॉजिट होते ही डेबिट बैलेंस, डिपॉजिट होते ही क्या होगा, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 100, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब देखिए बैलेंस कैश बुक का है तो देखो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट कराया कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। कैश बुक में रिकॉर्ड होते ही रूल फर्स्ट कहता था व्हाट वाज द इफेक्ट एंड गिव द रिवर्स, व्हाट वाज द इफेक्ट एंड गिव द रिवर्स। बैंक में क्या है, डिपॉजिट, कैश बुक के अनुसार डिपॉजिट है और हमने चेक डिपॉजिट कराया, चेक डिपॉजिट कराया तो इंक्रीज हो गया, पहले से डिपॉजिट हमने भी डिपॉजिट कराया, इंक्रीज हो गया। गिव द रिवर्स, गिव द रिवर्स, रिवर्स यानी लेस करना है, लेस करेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड ₹100। नेक्स्ट पॉइंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 150। देखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड एंड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। चेक डिपॉजिट कराते हो बैंक में डिपॉजिट होता है, चेक इश्यू करते हो बैंक से विड्रॉवल होती है, तो ये जनरली एक दूसरे के रिवर्स है। तो आगे इसका एडजस्टमेंट भी, एक ऐड हो रहा है तो दूसरा लेस होगा, और एक लेस हो रहा है तो दूसरा ऐड होगा। तो यहाँ पर ये चेक इश्यू किया, चेक इश्यू करते ही कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। रूल फर्स्ट, व्हाट वाज द इफेक्ट एंड गिव द रिवर्स इफेक्ट। बैंक में डिपॉजिट है, बैंक में क्या है, डिपॉजिट, और हमने चेक इश्यू किया तो डिपॉजिट कम हो गया। बैंक में डिपॉजिट है, चेक इश्यू किया तो डिपॉजिट कम हो गया। अब रिवर्स, रिवर्स का मतलब ऐड करो, रिवर्स का मतलब क्या है, ऐड। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड ₹150, रुपीज़ कितना आएगा, ₹150। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे और भी इंफॉर्मेशन है। आगे क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है देखिएगा। द बैंक अलाउड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹50, बैंक ने 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट अलाउ किया, तो इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। ये इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, ये पासबुक में एंट्री होती है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। रूल सेकंड, व्हाट विल बी द इफेक्ट एंड गिव द सेम इफेक्ट। देखिए बैंक में अमाउंट डिपॉजिट है, बैंक में अमाउंट क्या है, डिपॉजिट, एंड ये इंटरेस्ट अलाउड की एंट्री हो जाएगी तो हमारा बैलेंस और बढ़ जाएगा। पहले से ही बैंक में डिपॉजिट है और इंटरेस्ट अलाउड की एंट्री करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा। गिव द सेम, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड इंटरेस्ट अलाउड 50 रुपीज ऐड, एंड कलेक्टेड डिविडेंड 50। डिविडेंड भी वैसे ही, जैसे इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में अलाउ हुआ वैसे डिविडेंड कलेक्ट हुआ, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। व्हाट विल बी द इफेक्ट एंड गिव द सेम इफेक्ट। ये हमारे कैश बुक में डिपॉजिट है, अब डिविडेंड का कलेक्शन हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा तो बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। गिव द सेम ऐड करेंगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 50, 150 प्लस 50 प्लस 50 इक्वल टू 250, 250 ऐड करोगे 1750,
एंड 1750 में से 100 लेस करोगे तो फाइनली आ जाएगा 1650। स्टार्ट में लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो अब हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। वो था डेबिट, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।